नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ कॉलेज कैडेट के प्रश्न पत्र की। और जिस वीडियो में जो डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा हिंदी साहित्य। जो इसका सामान्य ज्ञान का पार्ट है उसे स्किप किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 4, सरहपाद को। अगला प्रश्न है, 2 सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 5, अर्थात महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूरसागर की रचना का आधार है। तो सही विकल्प होगा 4, अर्थात श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो ये होगी 5, अर्थात इतिवृत्तात्मकता। तो जो छायावाद की विशेषताएं हैं वे हैं गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 4, 4 सप्तकों का प्रकाशन अज्ञेय के संपादन में हुआ था। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 3, अर्थात काम गोत्र की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना केवल कॉलेज कैडेट के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु NTA नेट सेट TGT PGT LT इत्यादि हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि हिंदी साहित्य में अक्सर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। खासकर अब जो विद्यार्थियों की NTA नेट की परीक्षा होने वाली है उन्हें इस पर बेहद ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के साथ कोई PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 3, अर्थात मातृगुप्त। मैं आपको बता दूं, जो स्कंदगुप्त नाटक है ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में ये वाक्य किसका है। तो ये होगा प्रशांत का वाक्य। जो ये रचना है मैला आंचल उपन्यास, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की और इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र डैश है। तो ये होगा विकल्प 4, अर्थात अश्वत्थामा। जो अंधा युग नाटक है तो यह है धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध नाटक। अगला प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक डैश ने कहा है। तो ये कहा है विकल्प 2 ने, अर्थात गांधारी ने। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के लौंदे डैश शब्द के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में ये कथन किसका है। तो ये कथन होगा विकल्प 4 का, अर्थात छोटी लड़की का। जो आधे अधूरे नाटक है तो यह है मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक। अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध में भाव शबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 3, अर्थात मतीराम। जो कविता क्या निबंध है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध। अगला प्रश्न है, काव्यग्रह मंगलकरात सूत्र किसका है। तो ये होगा 4, बामन का। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण डैश है। तो ये होगा विकल्प A, नवसृजन। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार विरेचन डैश का परिष्कार करता है। तो ये होगा अंतर्वृत्तियों का। विकल्प A बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में डैश शामिल नहीं है। यहाँ पर सही विकल्प होगा 5 अर्थाभाव। अगला है, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी है। नाम धातु क्रिया होगा विकल्प ए बतियाना। अगला है, संकर शब्द डैश नहीं है, तो ये होगा विकल्प 4 पुष्टाहार। अगला प्रश्न है, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मकता परिवर्तन से बने शब्द डैश कहलाते हैं, तो ये होगा तद्भव। प्रश्न होगा, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन डैश होता है, तो ये है ई की मात्रा में। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ए चिंतामणि को। बाकी जो शामिल किए गए हैं ये है चंद्रबरदाई, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो हिंदी नवरत्न रचना है तो ये है मिश्र बंधुओं की रचना। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 2 गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो सही विकल्प होगा 2। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधु विनोद हैं या जो मिश्र बंधु हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये होंगे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 हैं और अक्सर परीक्षा में हमें कंफ्यूज करने के लिए कृष्ण बिहारी मिश्र को डाला जाता है, तो जो यहाँ पर कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं होंगे, ये 3 ही होंगे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, भक्ति को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो ये माना है विकल्प 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जू मारिया बिहनी मारा कंतु किसके ग्रंथ में मिलती है, तो ये पंक्ति मिलती है हेमचंद्र जी के ग्रंथ में। विकल्प 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली, तो ये मिली थी भूषण को। विकल्प 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं, तो ये होंगे चिंतामणि, भूषण और मतीराम। विकल्प 5 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है, तो ये होगा विकल्प 3 कर्ण। अगला प्रश्न है 5। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की काव्यकृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है, तो ये होगा विकल्प 3 कर्ण। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है, तो ये जो उपन्यास होंगे तो ये होंगे प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, और ये तीनों उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। अगला प्रश्न है, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है, तो ये होगा आधा गांव की। विकल्प ए सही हुआ। अगला है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है, तो ये है ग्रामीण जीवन की सरसता। विकल्प 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है, तो ये है 3 पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना में आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ, तो विकल्प 3 नाटक बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी है, तो ये लिखी है विकल्प 3 चंद्रकांत देव ताले ने।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 3, रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है, बेकन विचार रत्नावली किसके द्वारा अनुदित है? तो सही विकल्प होगा 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो सही विकल्प होगा 3, अर्थात प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी दलित साहित्य में किस विधा की रचनाएं सर्वाधिक चर्चित हुई हैं? तो सही विकल्प होगा ए, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? सही विकल्प होगा 4, चतुरसेन शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो सही विकल्प होगा 5, आधा गांव। तो जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं वे हैं कितने पाकिस्तान, इन्हीं हथियारों से, विनायक, रेहन पर रग्यू। अगला प्रश्न है, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है? तो सही विकल्प होगा 5, गे पदों वाली रचना। अगला प्रश्न है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो सही विकल्प होगा 5, शास्त्रानुमोदन। और जो कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं तो वे हैं संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तिब्बर बिरहानुभूति। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहीं रामसिय मानस मोरे उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो ये होगा विकल्प 5, गणेश से। अगला प्रश्न है, लोक हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत किस कवि की उक्ति है? तो ये है घनानंद जी की, और घनानंद जी का संबंध है रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा से। अगला प्रश्न है, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? तो ये किया था विकल्प 4, बसंत के दूत। अगला है, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम है? तो ये होगा विकल्प 3, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम और वासना। यहाँ पर आपको बता दूं, जो कामायनी रचना है यह है जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना। इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है और इसका जो रचना काल है यह है 1935। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? सही विकल्प होगा तुलसीदास और सरोज स्मृति। ये दोनों रचनाएं अर्थात तीनों रचनाएं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, ये तीनों रचनाएं हैं निराला जी की। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ए, अर्थात बिचली घास को। और जो ये रचना है कलगी बाजरे की तो ये है अज्ञेय जी की रचना। अगला प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा विकल्प ए, नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो ये कहता है विकल्प 4, ममता को। अगला प्रश्न है, मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? सही विकल्प होगा 5, सांप्रदायिक विद्वेष का। जिसका चित्रण है तो वो होगा पूर्णिया की प्रकृति, पूर्णिया
बिहार की एक जगह है, इसे पूर्णिया कहते हैं। दूसरा होगा प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता। अगला प्रश्न है, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये होगा विकल्प 3, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील। और जो इनकी विशेषता होंगी तो वे होंगी भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी। दूसरी विशेषता होगी केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला। तीसरी विशेषता है निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला। और चौथी विशेषता है ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र हैं। तो ये होगा प्रपंच बुद्धि। और जो कल्पित पात्र नहीं हैं तो वे हैं खिंगिल, गोविंदगुप्त, बंधु वर्मा, पृथ्वी सेन। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो असत्य कथन होगा विकल्प 5, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति। सही कथन होंगे पारिवारिक विघटन की गाथा है। दूसरा कथन होगा मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है। तीसरा कथन है स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। और चौथा है मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन। अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? तो सही विकल्प होगा 4, नांद सौंदर्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो सही विकल्प होगा विकल्प 5, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। तो ये कथन आचार्य शुक्ल का नहीं होगा, यह आचार्य शुक्ल की मान्यता ये नहीं है। बाकी जो मान्यता आचार्य शुक्ल जी की हैं तो वे हैं भाव योग कर्मयोग के समकक्ष है। दूसरी मान्यता है प्रकृति विभाव का आलंबन हो सकती है। तीसरी मान्यता है अलंकार कविता के लिए अनिवार्य नहीं है। और जो चौथी मान्यता है तो वह है वक्रोक्ति को भावानुमोदित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल में डैश हिंदू रीति नीति है? तो सही विकल्प होगा 5, आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, सात्विक अनुभाव डैश नहीं है? तो ये है चिंता। बाकी जो सात्विक अनुभाव होंगे तो ये हैं रोमांच, बेपथु, वैबण्य और स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं विकल्प 3, पाठ्य, अभिनय, गान और रस। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही विकल्प होगा 3, अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है। और जो सही कथन होंगे तो वे हैं अभिव्यंजना मानसी चित्र है। अगला है सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। अगला सही कथन होगा शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अगला है अभिव्यंजना ही कला का रूप है। अगला क्वेश्चन है, किस अन्य शब्दभेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता? तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 2, समुच्चय बोध। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति का संबंध उल्ट बांसी से है? तो विकल्प 4 अर्थात आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहारी। अगला क्वेश्चन है, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गयो। उपयुक्त पंक्ति में है तो यहाँ पर होगा आत्म समाधान। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
सूरदास का विवेचन करते हुए चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है। विकल्प 5 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? विकल्प ए कामधेनु। अगला प्रश्न है, बाबरो राबरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्ति में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? तो यहाँ पर होगा ब्रह्मा द्वारा पार्वती की संबोधन कल्पना। अगला क्वेश्चन है, जाको बाल विनोद समूजी जिय डरत दीवारो, भरको जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद पुलिस कठोर को। उपयुक्त पंक्तियों में किसकी वीरता का वर्णन है? तो यहाँ पर होगा विकल्प 3 हनुमान की वीरता का वर्णन। अगला प्रश्न है, पर कार्य देह को धारो फिरो, पर्जन्य जथारथ हवे दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवनदायक हो, कवो मोरियो पिरहिय परसो। उपयुक्त पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये पंक्तियां होंगी बादल को संबोधित कर कही गई। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता के गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो ये होगा विकल्प ए मुग्धा। अगला है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि। विकल्प 5 व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो ये किया गया है विकल्प 5 हरी घास पर क्षण भर। तो ये कविता है अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में डैश नहीं है। तो ये होगा तालाब। तो ये अंधेरे में कविता है मुक्तिबोध जी की। अगला प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये मिलता है विकल्प 4 गोदान में। अगला प्रश्न है, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है विकल्प 5 सिखों और मुसलमानों के लिए। अगला प्रश्न है, तमस का कौन सा पात्र कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो ये करता है विकल्प 2 जरनैल सिंह। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। विकल्प 5 सही होगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? तो ये करता है विकल्प 2 जुनेजा। अगला प्रश्न है, मेरा मन प्राचीन काल के कुछ टिकाछन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? तो ये होती है विकल्प 2 अतीत को पूरी तरह जान लेने की। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है विकल्प ए महाकाल। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विकल्प 5 को भट्टोट को। अगला प्रश्न है, पाई महावर देन को नाइनी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाई। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर होगा भ्रांतिमान अलंकार। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, भरतमुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? तो ये किया है उपमा, रूपक, दीपक और यमक का। विकल्प 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है? उपयुक्त मान्यता किसकी है? तो ये होगी भामा की। विकल्प 5 सही होगा।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया क्योंकि यह कलावाद को बढ़ावा देता है। विकल्प 5 सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंडकाव्य की रचना की है? तो ये होगा विकल्प 4 नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है, किस कविता में सृजन संबंधी चिंतन है? तो ये है असाध्य वीणा, और असाध्य वीणा रचना है अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा 2 रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, आदिकाल की किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप से सर्वाधिक निकट है? तो ये होगा विकल्प 4 अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, जनु लेनिहार ना लेहि जीव हरहि तरासहि ताहि ऐतने बोल आप मुख करे तराही तराही। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा कौन सी है? तो ये होगी विकल्प 5 अवधि। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस है? तो जो पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस होगा तो वो होगा वीर और श्रृंगार रस। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर असंगत विकल्प होगा 3 नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। अगला प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग डैश के लिए किया है? तो ये किया है विकल्प 2 विरह वर्णन के लिए। अगला प्रश्न है, इससे इस काल को उस रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, रीतिकाल के लिए ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प 2 अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा और हरवंश। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो ये होगा विकल्प 3 दिल्ली। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? तो ये किया कि था उनके मित्र कमलेश्वर जी के द्वारा। विकल्प 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? तो ये किया था विकल्प ए रामकुमार वर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये है विकल्प 3 विदेशी लेखकों का उल्लेख। अगला प्रश्न है, किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? तो ये है विकल्प 5 संस्मरण। अगला है, वैयक्तिकता और आत्माभिव्यक्ति किस विधा की अनिवार्य प्रवृत्ति है? तो ये है विकल्प 4 गीति काव्य। अगला प्रश्न है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? तो ये है विकल्प 3 कवि। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।